बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। बच्चों, कल की अगर आपने वीडियो देखी है तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि कल हमने उन बच्चों के बारे में भी बात की थी जो अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे पास वाले जितने नंबर आएंगे भी या नहीं भी आएंगे। उनको ये टेंशन खाई जा रही है कि हमने पूरे साल पढ़ाई कर ली, टीचर्स ने जितना जोर लगाना था लगा लिया, फिर भी हमें बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। और हमने उनकी भी बात की थी जो अपने आप को 30 मार खां समझते हैं, अपने आप को बहुत होशियार खां समझते हैं। बच्चों, होशियार और कमजोर होना ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपके नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया है। हो सकता है कि आपको पूरी साल में जो भी याद न हो पाया हो वो उस 1.5-2-3 घंटे में आपको याद आ जाए। और ये भी हो सकता है कि जिन बच्चों ने बड़े वाले प्रश्न कर रखे हैं, सारे के सारे याद कर रखे हैं, तो हो सकता है कि उनको वो कोई एक आध प्रश्न भूल जाए। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि पेपर आराम से करना है, पेपर के प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और पेपर में प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है, प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है, उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बच्चों, मैं बात आज करने जा रहा हूँ विज्ञान विषय की। विज्ञान विषय में जैसा मैंने कल बताया कि आपके पाठ के अंत में आपने क्या से भखा नाम का एक टॉपिक दिया गया है और उस टॉपिक में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मेन पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। आप उनको याद करो। आपके एबेसिड है, रिक्त स्थान और छोटे प्रश्न जो 1 नंबर के होते हैं वो इन्हीं में से आ सकते हैं। जैसा देखिए, मैंने पहले पाठ का आज आपने क्या सीखा का एक प्रश्न लिया है। यहाँ पर इसमें एक सीधी लाइन दी गई है कि समय समय पर पौधों में पानी डालना सिंचाई कहलाता है। बच्चों, ये सिंचाई की सीधी सी एक परिभाषा है। ठीक है, इस परिभाषा को परीक्षा वाला किस प्रकार से पूछ सकता है वो इसमें मैंने आपको एक ही परिभाषा से 4 प्रश्न बनाकर बता दिए हैं। पहला प्रश्न कहता है कि समय समय पर पौधों में पानी डालना। अब यहाँ पर आपको लिखना है क्या आएगा। यहाँ पर क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। बच्चों, क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। मान लो इस सिंचाई को भी आपको इसमें दे दिया, ये सिंचाई नाम भी आपको दे दिया, फिर प्रश्न पूछ लिया समय समय पर में पानी डालना सिंचाई कहलाता है। अब बच्चों, मिट्टी में तो पानी डाल नहीं रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं तो किसके लिए डाल रहे हैं? पौधों के लिए। यानी कि समय समय पर पौधों में पानी डालना, पौधों में पानी डालना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। फिर तीसरा प्रश्न इसी से बनाया है, समय समय पर पौधों में डालना सिंचाई कहलाता है। बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि अगर खाद डालेंगे तो वो तो सिंचाई नहीं होगी। ठीक है, तो सिंचाई किससे होती है? सिंचाई पानी से ही होती है। तो क्या रखेंगे आप याद? समय समय पर पौधों में पानी डालना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न में आपको एबेसिडा वाला दिया है जिसमें दिया है समय समय पर पौधों में पानी डालने की प्रक्रिया को कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं को कहते हैं की जगह आपको क्या करना है बच्चों? सिंचाई। क्या कहते हैं? सिंचाई। अब देखिए, आपने एक ही लाइन याद की है, आपने एक ही लाइन याद की है और अब ये प्रश्न कैसे भी घूम के आ जाए, मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रश्न को छोड़ने वाले हो। ठीक है, तो अब इसी तरह से हमें और भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे इसमें खरपतवार की परिभाषा दी गई है। खरपतवार, जिसको राजस्थानी भाषा में घास भी कहते हैं, और खरपतवार को काटने की प्रक्रिया होती है उसे हम निनाण भी कहते हैं। निनाण तो सके खेत में करे रहो, और कोई का नहीं करा तो जाके देख लियो, चौमास मान लाग रही है निनाण के अंतर में। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है कि फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधे
अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाता है। खरपतवार कहलाते हैं। ये एक छोटी सी परिभाषा होगी खरपतवार की। क्या परिभाषा होगी? किस फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाते हैं। इसमें जितनी भी आपके घास होती है वो सारी की सारी घास आ जाती है। ठीक है। अब कोयटा बरिया मत कह का बुझे मारे तो भाखड़ी हो गया, मारे तो सुरेड़ी हो गया, मारे तो आलू हो गया, या कोई ऐसा लगा सारे घास है इसमें। अब देखिए इस प्रश्न को परीक्षा में किस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे आपने जो पहले वाला देखा है उसी की तरह से हम इसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम बनाते हैं रिक्त स्थान से। किससे बनाते हैं? हम रिक्त स्थान से ही बनाते हैं। के साथ उगने वाले अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार कहलाते हैं। किसके साथ उगने वाले भाई? फसल के साथ उगने वाले। ऐसा तो है नहीं कि थे कोई माचा पर बैठा हुआ था कोई पौधों कैसी है, तो खरपतवार का साग उगेगा, सॉरी फसल का साग उगेगा, फसल का साग उगेगा। बताओ क्या साग उगेगा? तो फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधे क्या कहलाएंगे? खरपतवार कहलाएंगे। ठीक है। ऐसे ही एक प्रश्न और बना लेते हैं हम। फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? खरपतवार। ठीक है। खरपतवार की आपने तीन परिभाषा, एक परिभाषा देखी और उसी एक परिभाषा से आपने दो प्रश्न बना लिए। तीसरा प्रश्न मैं बनाने जा रहा हूं। फसल के साथ उगने वाले पौधे कहलाते हैं। अब यहाँ पर ए दे दिया खरपतवार, वे दे दिया झाड़ी, से दे दिया फसल और दे दिया इनमें से कोई नहीं। आप लोग एक चीज को ध्यान रखा, थाने एबेसर देवा तो बिक मायनो उपयुक्त सभी अगर आखिर कमाइन देकर पॉइंट कमाइन उपयुक्त सभी मिल जा तो वो तो घटा घटा कोस के बिका तो चांस रहे 90% चांस रहे कि अगर थाना उपयुक्त सभी दिए है तो चांस ये है कभी मायने दे कोस के। लेकिन इस चीज को ध्यान रखा कि इनमें से कोई नहीं अगर दिए ने तो वो सिर्फ 2% ही है जो है इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा वो। यानी कि कोई 10 मुंह खाने थाने एक ही प्रश्न या फिर या मानो का 100 मुंह थाने एक या 2% हिस्सा मिलेगा जगह मायने इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा वो। यानी कि इन आप ये कौन मतलब वो है कि न तो ए उत्तर है न बी है ब है और न से है। तो इस चीज को ध्यान रखा कि उपयुक्त सभी है तो वो हो सके, लेकिन इनमें से कोई नहीं है वो बहुत बहुत कम चांस कमाएगा। ठीक है। आज क्या पर बात कर रहे हैं टाको वापा होशियार के लिए और कमजोर के लिए ऐसा करिए करिए हम। अब ऐसे ही मैं आपके लिए एक और प्रश्न लिखने वाला हूं। अब देखिए बच्चों मैंने छोटा प्रश्न तो बता दिया आपको, एक नंबर वाला तो बता दिया कि किस प्रकार से आ सकता है। ठीक है बच्चों, आप ये तो जानते हैं कि आपको प्रश्न देने के बाद आपको प्रश्न दे दिया, क्या दे दिया बच्चों? प्रश्न नंबर 1 दे दिया आपको। इस प्रश्न में आपको मान लो कि दे दिया, जैसे एक प्रश्न मैं दूसरे पाठ में से आपको निकाल कर बताता हूं।
दूसरे प्रश्न में एक परिभाषा दी गई है जिसमें लिखा है कि वे जीव जिन्हें हमें, बच्चों इसको एक बार प्रश्न को हटाते हैं, ये लाइन ही देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। वे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वे सूक्ष्म जीव होते हैं। बच्चों ये एक लाइन लिखी गई है जिसमें कहा है कि वे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि इसमें जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी है, फफूंद है, आप जिन्हें आंखों से सामान्यतः तो नहीं देख पाते उन्हें हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। अब आप ये मत कहना कि सर मैं फफूंद देख सका, फफूंद तो देख सका ना। फफूंद को अगर ग्रुप हो गए भी नहीं देख सका पा, अकेले अगर फफूंद है अकेली तो भी फफूंद ना कौन देख सका पा। जका बाल सा दिखे थाने बांग मानो एक बाल ने नाक का डाल के देखो दिखा सकते डाल को नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, मैं आपको प्रश्न बता रहा था, मैं बात ये बता रहा था कि आपको प्रश्न लिख दिया कि सूक्ष्म जीव क्या है। और अब की बार सरकार ने चेंज किया, बोर्ड ने ये चेंज किया है कि आपको कोई आंसर पुस्तिका अलग से नहीं दी जाएगी, बल्कि जैसा 5वीं कक्षा में होता है आपको बुकलेट दी जाएगी, उसी में प्रश्न होगा और उसी के नीचे आपको बच्चों को उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर नाम लिखा होगा उत्तर, अब आपको इसी में उत्तर देना है। पेपर आपको साथ में लाने के लिए नहीं मिलेगा, पेपर आप घर पे नहीं लेके आ सकेंगे, वहीं पर आपको उसी में लिखना है और उसी में जमा करा देना है। तो देखिए प्रश्न आ गया, आपको मान लो कि लाइन दे दी इसमें 2 लाइन आपको दे दी इसमें 2 और प्रश्न क्या क्या नंबर लिख दिया इसमें 1, यानी कि ये 1 नंबर का प्रश्न है। अब बच्चों आप हो सकता है किसी स्कूल में ये भी बता दिया गया हो कि वे जीव जो बहुत ही छोटे होते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। किसी स्कूल में ये भी बताया हो सकता है कि जिन्हें हम देख नहीं सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। किसी ने ये भी बताया होगा कि बहुत छोटे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। बच्चों इसमें आपको 2 लाइन दी है, इसका कहने का मतलब यह है कि आपको 1 नंबर तभी मिलेगा जब आप इन 2 लाइनों को लगभग पूरा भर देंगे, जब आप इनको लगभग पूरा भर देंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिख दें कि जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको इतना खुद की तरफ से भी जोड़ देना होगा जिससे कि 2 लाइन भर सके। जैसे देखिए कि ऐसे जीव अथवा प्राणी जिनको नग्न आंखों से देख पाना असंभव होता है या हो असंभव हो, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इस प्रकार से आपको इतनी लंबी परिभाषा बना देनी है जितनी आप ज्यादा से ज्यादा बना सके। अब देखिए बच्चों, इसी को अगर थोड़ा सा और बढ़ा दे, थोड़ा सा और बढ़ा दे और इसके आगे लिख दे कि समझाइए, समझाइए। अब ये प्रश्न क्या हो गया, सूक्ष्म जीव क्या है, समझाइए। और इसके आगे अब नंबर लिख दिया आपको 3, यानी कि अब ये कितने नंबर का हो गया, अब ये 3 नंबर का हो गया। अब देखिए सबसे पहले तो ये सोचिए
कि इसको 3 भागों में कैसे बांटा गया है, सॉरी 3 नंबरों में कैसे बांटा गया है। 3 नंबर में बच्चों आपने पहले देखा कि सूक्ष्म जीव क्या है, इसका आपको 1 नंबर दे रहा था। अब इसमें क्या जोड़ दिया समझाइए, यानी कि 2 नंबर का क्या हो गया, आपको ये समझाइए वाला दे दिया। यानी कि 1 नंबर तो इसके परिभाषा का मिल जाएगा, आपको परिभाषा लिख दी 1 नंबर मिल जाएगा। अब क्या करना, आपको इसको समझाना है। समझाने के लिए आप क्या करेंगे, परिभाषा लिख दी। अब आपको इसके नीचे कोई पॉइंट नहीं लगाना, बल्कि आप चाहें तो एक एरो लगा ले जिससे अच्छा लगे। एरो लगाकर आप इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमें सामान्यतः आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ही आवश्यकता पड़ती है, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता ही पड़ती है। और सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। हम जब भी खाना खाते हैं तो उसमें भी कई सारे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में चले जाते हैं। हमारे पानी में भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, हमारे शरीर के ऊपर भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं उस वायु में भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। यानी अब क्या करेंगे आप, ये जो 3 नंबर का था, यानी इसमें कम से कम भी आपको 6 लाइन मिली, और इन 6 लाइनों को आपने आराम से भर दिया। और जैसे ही आपने इन 6 लाइनों को भरा तो कॉपी चेक करने वालों ने आपके जो उत्तर लिखा उसमें 3 नंबर दे दी। इस प्रकार से प्रश्नों को देखना है, इसी प्रकार से आपको प्रश्न को समझना है, और इसी प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है। ये कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें आपका एक शब्द गलत हो गया तो उत्तर गलत हो जाएगा। आपका उत्तर अगर सही है तो ठीक है, सही होगा, अगर थोड़ा बहुत सही है तो उसमें भी आपको नंबर मिलेगा। आपको ध्यान रखना है सिर्फ रिक्त स्थान वाले में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर एक ही होगा। अगर आपने वो कर दिया तो वो गलत ही है। रिक्त स्थान वाले में अगर आपने रिक्त स्थान में एक शब्द भी गलत लिख दिया तो वो गलत ही है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ वही उत्तर होते हैं जो सिर्फ एक ही शब्द में लिखे जाते हैं, उनकी कोई परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं होती, एक ही शब्द लिखा होता है और वही शब्द आपका उत्तर होता है, और वही शब्द अगर सही है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इतना स्पष्ट भी लिखो कि कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाए। अन्यथा अगर आपने ऐसे कुछ भी बोल तोड़ कर दिया तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत ही कमजोर होती है, जैसे वो फसल लिखना चाहता है फसल, लेकिन उसने इस तरह से कर दिया तो ये क्या बन गया, कुछ नहीं रहता। ये फह रहा, न सह रहा और नहीं ले रहा। तो इस चीज का ध्यान रखें। अक्षरों के बीच में भी थोड़ी सी जगह रखें और वाक्य शब्दों के बीच में भी थोड़ी सी जगह रखें। इस वीडियो में शायद आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपको पेपर पर कैसे ध्यान देना है, पेपर को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। हालांकि मैंने 2-3 उदाहरण ही बताए हैं, अगर आपने ठीक से समझाए तो इन उदाहरणों से ही आप सब कुछ समझ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिलती है तो हमें बहुत खुशी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की आप इससे मदद करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं, और अगर टाइम मिला तो आपकी परीक्षा से पहले हमें एक वीडियो और डाल देंगे जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। और हाँ बच्चों, आपकी परीक्षाओं को 16 अप्रैल से आगे कर दिया गया है। 16 अप्रैल से न करके 17 अप्रैल, जहाँ तक हमारे पास सूचना पहुंची है उसके अनुसार 17 अप्रैल से किया गया है। लेकिन बच्चों कंफ्यूजन बनने वाली बात यह है कि 16 अप्रैल को शनिवार है लेकिन 17 अप्रैल को रविवार है। बोर्ड ने जो नया पैटर्न बनाया है वो संडे से आपके एग्जाम शुरू करने का बनाया है, इसलिए हो सकता है कि इसमें और भी चेंज हो जाए, और अगर नहीं भी होता है तो आप तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि संडे को तो छुट्टी रहती है, संडे को कोई एग्जाम कैसे हो सकता है।
लेकिन हमारे पास जो भी नया पैटर्न आया है उसके अनुसार संडे से ही शुरू हो रही है। और गणित के बाद जो भी आपकी अगली परीक्षा है उसके बीच में आपको पूरे पूरे 2 दिनों का टाइम मिला है, यानी कि पहली अगर 17 से है तो आपकी दूसरी एग्जाम 27 को है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो हम आपको सूचना जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पेपर करते रहिए, तैयारी में लगे रहिए, इसे पाठों पाठ पर ध्यान रखिए।